वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जो फॉर्मेट करेंगे वो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। किसका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसका जो फॉर्मेट गिवन है वो पार्ट सेकंड शेड्यूल थर्ड में गिवन है। आपको ये बात याद रखनी है। इसमें भी करंट और प्रीवियस ईयर की डिटेल आती है। बेटा एक बात तो ये याद रख लो, जो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट इसका नेचर होता है। मीन्स एक्सपेंस आते हैं इसमें और इनकम आती है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, ये भी वर्टिकल फॉर्म में बनेगा। देखो यहाँ पर आ गई हमारी सारी इनकम और यहाँ सारे आ जाएंगे हमारे एक्सपेंस, तो ये वर्टिकल फॉर्म हो गई। अगर इधर मान लो एक्सपेंस आते और इधर आते हमारी इनकम, तो वो हो जाती हॉरिजॉन्टल फॉर्म, जो आपने 11th क्लास में करी भी होगी जब P&L अकाउंट बनाया होगा। बट उसको इग्नोर करो, अभी हम वर्टिकल फॉर्म की बात करेंगे। तो हमारी जो इनकम हो सकती है वो सारी लिखेंगे और जो एक्सपेंस हो सकते हैं वो सारे लिखेंगे और फिर इनका डिफरेंस लिख देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट। मैं इसका प्रॉपर जो फॉर्मेट है बुक में वो दिखा देता हूँ। देखो ये फॉर्मेट है बेटा। आप ऊपर लिखते हो सबसे नेम ऑफ द कंपनी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर है वो डाल देते हो। यहाँ पर करंट ईयर के जो डिटेल्स है वो लिखते हो और यहाँ पर प्रीवियस ईयर की। तो सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है, रिवेन्यू मीन होता है बेटा सेल या इनकम। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब हमारे बिजनेस से जो हमारी इनकम है वो लिखो। और इसमें फिर 3 हेडिंग आएंगी, 3 इनकम हो सकती है, वो मैं बताऊंगा आपको। और अदर इनकम मीन्स आपकी बिजनेस की इनकम और अदर इनकम, इन दोनों को टोटल कर दो तो आपकी क्या हो जाएगी? टोटल इनकम। और टोटल इनकम का दूसरा नाम क्या है? टोटल रिवेन्यू। क्लियर है ये बात? मैंने क्या बोला है? 2 चीज़ें ऐड करनी है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स इनकम फ्रॉम बिजनेस, या फिर हमारी इनकम जो है हमारे बिजनेस से, और अदर इनकम। तो टोटल इनकम हो जाएगी, तो टोटल इनकम का ही दूसरा नाम क्या है? टोटल रिवेन्यू। फिर हम सारे एक्सपेंस लिखेंगे। तो इनको हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ तक, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को और अदर इनकम को। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या लिखा है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आ सकता है वो देख लेते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये 3 चीज़ें आ सकती है बेटा, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस और सेल ऑफ स्क्रैप। 3 चीज़ें याद करो, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस और सेल ऑफ स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मीन कबाड़, कबाड़ी में जो माल बेच देते हो आप, कबाड़ में। अच्छा भाई, सेल किया है गुड्स का, या प्रोडक्ट बोल दो या गुड्स बोल दो, एक ही बात है। अच्छा, सेल करा आपने गुड्स का मान लो 1 लाख का, और उसमें से 20,000 का, 1 लाख में से 20,000 का जो गुड्स था वो वापस हो गया, तो नेट सेल लेनी है, ग्रोस नहीं लेनी। जितना टोटल सेल किया वो है ग्रोस, और वापस हो गया, वापस होने के बाद जो पैसा जो गुड्स रह गया वो है नेट, तो आपको नेट लेनी है। ऐसे ही सर्विस में भी नेट लेनी है और स्क्रैप। क्लियर है ये बात? तो सीधी सी एक बात है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आ सकता है? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस एंड स्क्रैप्स। क्लियर है ये बात? देखिए बुक में भी लिखा हुआ है बेटा, ऐसी बात नहीं। देखो एक बार, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा? सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, और रिटर्न हो तो वापस हो जाएगा। प्रोडक्ट्स में गुड्स भी होता है, या फिर सेल ऑफ सर्विस, या फिर अदर रिवेन्यू में क्या आ जाएगा? अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू में क्या आ जाएगा? जैसे सेल ऑफ स्क्रैप। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये हमारी कौन सी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है पता है? नॉन बैंकिंग कंपनी। नॉन बैंकिंग कंपनी को जो इनकम होती है फ्रॉम ऑपरेशन, वो ये 3 चीज़ों से हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉन बैंकिंग कंपनी को जो इनकम हो सकती है फ्रॉम ऑपरेशन, ये 3 चीज़ें हो सकती है। बट जो बेटा बैंकिंग कंपनी होती है, या फिर जो फाइनेंसिंग कंपनी होती है, बैंकिंग बोलो या फाइनेंसिंग कंपनी, उनकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन 4 चीज़ों से भी हो सकती है। जैसे अगर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, बेटा बैंक का तो काम ही है लोन देना और इंटरेस्ट लेना, और उनका तो ये बिजनेस ही होगा एक तरह से, और जो बिजनेस की इनकम है वो क्या हो जाएगी? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, या फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं, उस पर या तो प्रॉफिट होगा मीन्स गेन होगा, या लॉस होगा, वो भी आएगा यहीं पे। और अदर फाइनेंशियल सर्विस, जैसे कि बेटा बैंक सर्विस देते हैं एटीएम वगैरह की, चेक वगैरह की, तो वो भी आ जाएंगे।
तो हमारी फाइनेंस कंपनीज होती हैं उनमें 4 इनकम ऐसी होती हैं जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मानी जाती हैं। वो क्या है? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, लॉस या सेल गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। क्लियर है ये बात? तो हमारी ये फर्स्ट हेडिंग अब क्लियर हो गई है। क्या क्या आ सकता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में? 3 चीज़ें, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, सेल ऑफ स्क्रैप। बट फाइनेंसिंग कंपनी में 4 चीज़ें और आ जाती हैं जिनको हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मानते हैं। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और नेट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। क्लियर है ये बात? आगे क्या लिखा हुआ है देखना एक बार, अदर इनकम। अब अदर इनकम की भी पूरी एक लिस्ट है, वो देखो क्या क्या बेटा, क्या क्या आ सकता है अदर इनकम में, ये देखते हैं। देखिए बेटा, अदर इनकम में किसके लिए? नॉन बैंकिंग कंपनी के लिए, मीन्स नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या क्या आ सकता है अदर इनकम में? इंटरेस्ट इनकम। देखो बेटा यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम में आया नॉन बैंकिंग कंपनी के लिए, बट बैंकिंग कंपनी मीन्स फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेशन में आ गया था, मीन्स रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया था। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर अदर इनकम में आ रहा है नॉन बैंकिंग कंपनी के लिए, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। एक तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और अब बेटा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो वहाँ पर बैंकिंग कंपनी या फाइनेंसिंग कंपनी में किस में आ रहा था? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो तो माइनस कर देना। ठीक है बेटा। अच्छा, अदर इनकम में और क्या क्या आ सकता है? चलो अदर इनकम में देखते हैं और क्या क्या आ सकता है। जैसे रेंट मिला बेटा, डिस्काउंट मिला है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या सेल ऑफ मिसलिनियस आइटम्स, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह सेल कर रहे हो आप। और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, आपने इनकम टैक्स बेटा मान लो 500 रुपीज़ देना था, दे दिया 700, तो गवर्नमेंट मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके 200 रुपीज़ वापस कर दिए, तो ये आपके लिए तो इनकम होगी 200 रुपीज़ की, तो रिफंड होगा ये टैक्स 200 का, तो ये भी हमारी अदर इनकम में काउंट हो जाएगी। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे बेटा, अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है? फॉर नॉन बैंकिंग कंपनी या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। बट फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है, ये बात मैंने आपको बता दी। और क्या है, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम में जैसे और क्या क्या आ सकता है? रेंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हुआ है, सेल ऑफ मिसलिनियस और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तो बेटा ये सारे टोटल करने के बाद देखो यहाँ पर टोटल करने के बाद जो भी आएगा आप यहाँ पर लिख दोगे अदर इनकम में। कहाँ लिख दोगे? अदर इनकम में। तो बेटा ये वाली इनकम और ये वाली इनकम टोटल कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। टोटल इनकम का दूसरा नाम है टोटल रिवेन्यू। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लिस्ट याद करेंगे एक्सपेंसेस की, और एक्सपेंसेस की लिस्ट कैसे याद करेंगे? देखो बेटा, इसके लिए ये अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको याद होने मुश्किल हो जाएंगे, तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। देखो एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो एक बार। एक्सपेंसेस में बेटा ये चीज़ें आ सकती हैं, CPC EF DO। बोलो मेरे साथ, CPC EF और DO। एक बार और बोलो, CPC EF DO। फर्स्ट C का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है। P मीन्स क्या है बेटा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, ये भी हो गया। C, नेक्स्ट C का मतलब है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज ऑफ। 3 चीज़ें आएंगी बेटा, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ में 3 चीज़ें आएंगी। एक तो फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। क्या क्या चीज़ें आएंगी चेंज इन इन्वेंट्रीज में? फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। बोलो मेरे साथ। अभी तक 3 चीज़ें करी हैं। C का मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, P मीन्स परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, C मीन्स चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट है E का मतलब बेटा E मीन्स एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या आएगा? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। F मीन्स फाइनेंस कॉस्ट। क्या आएगा? फाइनेंस कॉस्ट।
और डी मीन्स डेप्रिसिएशन फॉर टेंजिबल एसेट्स एंड अमोर्टाइजेशन वर्ड इज यूज फॉर intangible assets. O for other expense. O for other expense. तो ये expenses की लिस्ट हो गई है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, टोटल expenses. तो चलो अब दोबारा याद करो बेटा. C मीन्स बोलो आप क्या होता था, cost of material consumed. P मीन्स purchase of stock in trade. C मीन्स change in inventories of finished goods, work in progress, stock in trade. E for employee benefit expense. F for finance cost. डी फॉर डेप्रिसिएशन और इसी का दूसरा नाम है अमोर्टाइजेशन. ओ फॉर अदर एक्सपेंस. तो हमारे क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस. तो यहाँ पर देखना एक बार एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है. कोस्ट, सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस. तो आप इसको याद कैसे रखोगे, सी पी सी ई एफ डी ओ. क्लियर है ये बात. तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस. चलिए बेटा, जैसे इसके अंदर तीन चीज़ें आई थी, एक बार याद दिलाना क्या आई था, सेल ऑफ गुड, सर्विस एंड स्क्रैप. ऐसे ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर भी कुछ आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब के अंदर कुछ ना कुछ आएगा. तो सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. देखिए बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या क्या आ सकता है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स. आपको ये फॉर्मूला कॉस्ट जैसा लग रहा होगा, बट बेटा कॉस्ट में तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आए हैं. तो दोबारा बोलो क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्रीज ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेजेज ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ मटेरियल्स. एक नोट बना के बोल रहा हूँ बेटा, स्टोर्स, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स, ये सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में. क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टोर्स, फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बट दे आर कवर्ड अंडर दी अदर एक्सपेंसेस. जो लास्ट में देखो ये बताया था मैंने, लास्ट वाला जो है हमारे पास ये वाला अदर एक्सपेंस, इसमें ये कवर हो जाएगा क्या, स्टोर्स, फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स. क्लियर है ये बात. तो देखो सी पी सी में सी पी सी और आगे है ई एफ और फिर डी ओ. इनमें से हम पहले सी कवर कर चुके हैं और उसके अंदर क्या आता है वो भी कर चुके हैं. क्या कर चुके हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ मटेरियल. क्लियर है. चलिए अब पी को करते हैं. पी मीन्स होता है क्या बताना एक बार, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. आपको बता देता हूँ बेटा कि जो स्टॉक इन ट्रेड में क्या क्या आएगा, क्या आता है, मीन्स ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. इसमें वो चीज़ें आएंगी बेटा जो खरीदी गई हैं रीसेल करने के लिए. ओनली दोज गुड्स आर कवर्ड विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग पर्पज आर नोन एज स्टॉक इन ट्रेड. ट्रेड का मतलब ही क्या बेटा, खरीदना और बेचना. तो खरीदी है जो बेचने के लिए वो आएंगे यहाँ पर, वो गुड्स आएंगे. क्लियर है ये बात. तो ये बस इसमें यही बात है कि जो खरीदी है रीसेल करने के लिए वो चीज़ें आएंगी. आगे क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. ये देख लेते. देखिए बेटा यहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड में क्या आएगा, कुछ नहीं बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स. फिर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. और फिर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. इनका जो डिफरेंस आएगा ए बी सी को टोटल कर लेना, जो भी आएगा वो आप इधर लिख दोगे, वो आप फिर यहाँ पर लिख दोगे चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस के सामने यहाँ लिख दोगे. तो क्या क्या है इनका बेटा डिफरेंस, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्या हेडिंग है देखना, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस. इसमें क्या क्या आता है, वो सारे खर्चे जो एम्प्लॉई के लिए होते हैं, जैसे एम्प्लॉई को सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, एम्प्लॉई का मेडिकल एक्सपेंस पे करते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं, या फिर बेटा इंश्योरेंस करा दे, कोई भी ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉई से रिलेटेड होता है वो सारे आ जाएंगे. इनकी भी एक लिस्ट है बेटा, वो बता देता हूँ. देखिए बेटा क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, वेजेज, सैलरी, बोनस, लीव इनकैशमेंट, या फिर
पीएफ प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, अगर 5 साल से ज़्यादा कहीं जॉब कर लेते तब मिलता है ग्रेचुटी फंड, सुपरएनुएशन फंड, बेटा ये याद करना आपको, ठीक है। कैंटीन एक्सपेंस मिल जाए एम्प्लॉय को, या मेडिकल एक्सपेंस मिल जाए, ESOS एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम मिल जाए, या ESPP एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, बस नाम याद कर लेना बेटा। ये भी किस में आएंगे, हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। तो आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी समझ चुके हो। आगे क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। इसके अंदर क्या क्या आते हैं देखते हैं बेटा। फाइनेंस कॉस्ट में वो चीज़ें आती हैं जो हमने लोन लेने के लिए पे करनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ताकि हम, क्योंकि हमने लोन ले रखा है, जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम दी बैंक, इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। आप बेटा क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हो, उस पर अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या बैंक में नेगेटिव बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या आपने डिबेंचर ले रखे हैं, डिबेंचर इशू कर रखे हैं किसी कंपनी ने, उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है, या पब्लिक डिपॉजिट हो या बॉन्ड हो, बेटा ये तीनों एक तरह से लोन होते हैं। लोन पे इंटरेस्ट, ये भी लोन पे इंटरेस्ट, और ये भी एक तरह से लोन है। सारा का सारा क्या होता है, फाइनेंस कॉस्ट, लोन पे जो दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा फाइनेंस कॉस्ट भी यहाँ से कवर हो गया। अब आगे क्या है बेटा, फाइनेंस कॉस्ट के बाद डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। याद रखना, डेप्रीसिएशन मीन होता है फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एन एसेट, किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो डेप्रीसिएशन। बट अगर टेंजिबल एसेट है ना तो डेप्रीसिएशन वर्ड यूज करेंगे। अगर टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रीसिएशन, बट इनटेंजिबल जैसे गुडविल, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन चीज़ों की वैल्यू कम हो रही है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं अमोर्टाइजेशन। आगे कौन सी एडिंग है बेटा, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में देख लो क्या करते हैं। हमारा अदर एक्सपेंस में आता है बेटा, एक छोटी सी चीज़ रह गई थी वो बता देता हूँ। हमारा फाइनेंस कॉस्ट में कुछ और चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि फाइनेंस कॉस्ट में हमें पता है ये इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक या ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, ये तो आते हैं। और भी थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, देख लो वो क्या आएंगे बेटा। डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, गारंटी चार्जेस, कमेटी चार्जेस, कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें भी किस में आएंगी, हमारी फाइनेंस कॉस्ट में। किस में आएगी, फाइनेंस कॉस्ट में। याद रख लेना, यहाँ पर बैंक चार्जेस नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ, बैंक चार्जेस, वो अदर एक्सपेंस में आएंगे। तो लास्ट एंड फाइनल में आपको अदर एक्सपेंसेस की भी लिस्ट बता देता हूँ क्या क्या आता है। अदर एक्सपेंस में वो आते हैं बेटा जो और कहीं नहीं आए, देखो जैसे कैरियज इनवर्ड या कैरियज आउटवर्ड, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, रेंट रेट टैक्स, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, बैड डेट, रिटर्न ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट, रिपेयर टू मशीनरी, बिल्डिंग या अदर फिक्स एसेट, ट्रेड एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एंड टेलीफोन एक्सपेंस, बैंक चार्जेस। ये बात याद रख लेना, बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंस में आते हैं। किधर आते हैं, अदर एक्सपेंस में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, 1 लाख की मेरी कोई एसेट थी, मैंने 20,000 में बेच दी तो 80,000 का मेरे को लॉस हुआ है। डायरेक्टर्स फीस, ऑडिट फीस ये को दी जाती है। कन्वीनियंस या ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कुरियर एक्सपेंस, टेलीफोन, इंटरनेट एक्सपेंस, सेंटर एक्सपेंस हो बेटा कोई भी जो उधर कवर नहीं हुए हैं कहीं भी लिस्ट में, जो रहेगा वो सारे इधर आ जाएंगे अदर एक्सपेंस में। तो अब देखो हमारी एक्सपेंस की सारी लिस्ट पूरी हो गई। अब इन सारे एक्सपेंस को टोटल करके इधर लिख लोगे तो टोटल एक्सपेंस। अब देखो ये मेरी इनकम, यहाँ पर मेरी आई टोटल इनकम, ये आ गए मेरे टोटल एक्सपेंस। अब क्या करोगे, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। इसका मतलब अभी प्रॉफिट नहीं दिया वो भी टैक्स नहीं दिया, टैक्स भी देंगे। तो हमारा क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स भी पे कर दिया मान लो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद रख लेना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स पे करने के बाद आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब अभी टैक्स पे नहीं किया है, और अगर आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब हमने टैक्स पे कर दिया है। क्लियर है ये बात। तो बेटा अब ये हमारा कौन से चैप्टर में से कवर हुआ, देखा जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में से हुआ है, बट ये यूज़ कहाँ होगा, हमारा अकाउंटिंग रेशो में। तो साथ के साथ अगर आप ये क्वेश्चन करोगे, आप कर दोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है। एग्जाम्पल उन्होंने ये पूछ रखा है, बैंक चार्जेस कहाँ आएगा, अभी बताया अदर एक्सपेंसेस में आएगा। या फिर बेटा सेल ऑफ गुड्स या सर्विस या स्क्रैप किधर आएंगे, ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएंगे। ये चीज़ें पूछ रखी है, आप ये बहुत आराम से अब छाट के लिख सकते हो। जैसे वेजेस
या सैलरी या ट्रैवलिंग वेजेस सैलरी, ये कहाँ आएंगे बेटा, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएंगे। ठीक है, सुपर एनुअस प्रोविडेंट फंड ये किधर आएंगे, ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएंगे। तो ये चीज़ें अब आराम से कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपका ये चैप्टर भी अब कवर हो गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में। चलिए नेक्स्ट वीडियो से बेटा अब हम अपना कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग रेशो। सर फिर बीच में ये क्यों कराया बेटा, ये अब वहाँ पर यूज़ होगा इसलिए कराया। ठीक है, चलिए थैंक यू।